नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे टेंशन चार धाम। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत पंजीकरण के लिए हो रही है। यात्रा में पंजीकरण के बिना यात्री को दर्शन बिना किए ही वापस भेज दिया जा रहा है, जबकि कुछ यात्री जल्दी दर्शन कराने के नाम पर साइबर कैफे संचालकों की ठगी का शिकार हो रहे हैं। यात्रियों को पंजीकरण न होने पर रुद्रप्रयाग से वापस ऋषिकेश भेज दिया जा रहा है, जिससे रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग के व्यापारी नाराज हैं और इसी नाराजगी के बीच स्थानीय व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा। व्यापारियों की मांग है कि यात्रियों को पंजीकरण के नाम पर वापस न भेजा जाए। पंजीकरण अनिवार्य करने से श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी करीब 6 महीने की यात्रा बची है, तो क्या सरकार को इस व्यवस्था पर एक बार फिर विचार करना चाहिए? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा की तैयारियां 1 महीने से भी पहले शुरू हो गई थी। सरकार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए यात्रा मार्ग के हर क्षेत्र के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रही थी। साथ ही पर्यटन विभाग भी यात्रा के लिए अन्य विभागों के साथ बैठक कर रहा था। यात्रा शुरू होने पर सरकार की तरफ से यात्रियों के पंजीकरण को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं किए गए थे, जबकि सरकार पहले से ही कह रही थी कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आएंगे। यात्रा शुरू होने के बाद सरकार ने जो सोचा था, शायद उससे भी ज्यादा भीड़ चारधाम यात्रा में आने लगे। इस भीड़ को देखकर सरकार की यात्रा के नियमों में बदलाव करना पड़ा और सरकार ने यात्रा के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया। पंजीकरण के अनिवार्य होने के बाद जो यात्री बिना पंजीकरण के यात्रा कर रहे थे, उनको बिना दर्शन किए ही वापस भेज दिया जा रहा है। जो यात्री बिना पंजीकरण की यात्रा करने आए हैं, उन्हें साइबर कैफे संचालक जगह जगह पर ठगी करके फर्जी यात्रा पंजीकरण उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी खबर के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाने के बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए कई साइबर कैफे संचालकों पर मुकदमे भी पंजीकृत किए। शिकायतों के बाद सरकार ने पंजीकरण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने पंजीकरण होने के बाद यात्रियों को एक ब्रेसलेट नुमा स्टिकर आज से देना शुरू किया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि सरकार की इस व्यवस्था से यात्रियों को भी सुविधा रहेगी। साथ ही पंजीकरण के लिए धोखाधड़ी करने वाले कैफे संचालकों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इस व्यवस्था के लिए सरकार लगातार जागरूक अभियान भी चला रही है, ताकि लोगों को इस व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, ये व्यवस्था जैसे QR कोड की अभी लोगों को बहुत अपरिचित नहीं है। हम लोगों ने कोविड के दौरान भी हम लोगों ने इस तरह के रजिस्ट्रेशन किए थे। आपको याद होगा कि हम लोगों के बॉर्डर्स पर भी रजिस्ट्रेशन होता था और फिर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता था। दून स्मार्ट सिटी के पोर्टल से हम लोग काम कराते। ये वही व्यवस्था है, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हुई है। केवल जब लोगों को ये था कि पासेस नहीं मिल रहे थे, तो हमारे संज्ञान में आया कि कुछ हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में लोगों द्वारा इस तरह के जो पास लेके चलते हैं यात्री, उन्होंने जो है यहाँ के डिटेल्स जो है अपने फोटोशॉप कराते हुए या अपना कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए इसके डिटेल्स जो है वो चेंज कर दिए। देखिए, इस बार यात्रा में ऐतिहासिक तौर पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं और 13 लाख से अधिक लोग चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले अधिकतम संख्या पूरे सत्र में 14 लाख तक गई थी और अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ है तो 13 लाख की संख्या पार हो चुकी है। तो ऐसे में जो संख्या को देखते हुए नियंत्रण करने की आवश्यकता है, व्यवस्था करने की आवश्यकता है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। संख्या बढ़ रही है तो व्यापारियों का कारोबार भी बढ़ रहा है। यात्रा में आ रही भीड़ के लिए सरकार यात्रियों से बार बार यह अपील कर रही है कि यात्रा में आने से पहले पंजीकरण अवश्य करा लें, नहीं तो असुविधा हो सकती है।
पर्यटन विभाग भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि यात्रा अगले 6 महीने तक चलने वाली है, इसलिए अपना पंजीकरण कराने के बाद जो तारीख दर्शन के लिए दी जाए उसी के अनुसार यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करें। पंजीकरण के अनिवार्य होने से कई यात्री बिना पंजीकरण के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिन्हें पुलिस रुद्रप्रयाग से ही वापस भेज रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। साथ ही स्थानीय अनिवार्यता पर विचार करें और यात्रियों को बाजारों तक आने दिया जाए, ताकि स्थानीय व्यापारियों को भी 2 साल बाद अपना व्यापार करने का मौका मिल सके। बिल्कुल जो है जिला उद्योग व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन जो है सोनप्रयाग व्यापार मंडल को है, क्योंकि देखिए यात्रियों को जो है आप क्या बोलते हैं केदारनाथ के दर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें पंजीकरण के नाम पे जो है उनको आप वापस लौटा दे रहे हैं। यात्री जो है वापस ऋषिकेश की तरफ लौट जा रहा है, उन्हें रुद्रप्रयाग बाजार तक भी नहीं भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग बाजार के सारे होटल भी खाली हो जा रहे हैं। मैं जो हूँ सोनप्रयाग व्यापार मंडल का पूरा समर्थन करता हूँ, और अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो मैं आज स्वयं सोनप्रयाग जाकर उनको समर्थन दूंगा। अध्यक्ष व्यापार सभा सोनप्रयाग, आज पूरा सोनप्रयाग बाजार पूर्ण रूप से बंद है। यात्रा अव्यवस्थाओं के कारण, प्रशासन की अव्यवस्थाओं के कारण, जिस तरीके से किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस यात्रा को चलाने का रिमोट है, जिसे समझ नहीं है यात्रा चलाने की, जिसे समझ नहीं है किस तरीके से यात्री रुद्रप्रयाग जिले से आकर वापस हो रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन के कारण लाखों रुपयों की बुकिंग्स, प्री बुकिंग्स कैंसिलेशन किया जा रहा है। यात्रियों को केदारनाथ में बुकिंग होने के बावजूद बद्रीनाथ भेजा जा रहा है, और ऐसे कई मामले हैं। सोनप्रयाग बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ बीच बाजार में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, अकारण ही यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं। यात्री को पता ही नहीं है कि उसे किस तरीके से यात्राएं करने हैं। इन सभी मामलों के बीच कल उप जिलाधिकारी उखीमठ से हमारी वार्ता हुई थी और हमने अल्टीमेटम दिया था कि यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, यदि इन अव्यवस्थाओं को आप ठीक नहीं करते हैं, तो हमारा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। उत्तराखंड में 2 साल बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा का इंतजार सरकार और यात्रा मार्ग में पड़ने वाले व्यापारियों को था, क्योंकि 4 धाम यात्रा पहाड़ों पर रहने वाली आबादी की जीविका का एकमात्र जरिया है। लेकिन सरकार यात्रा के नियमों में 1 महीने के भीतर कई तरह के बदलाव कर चुकी है, जिससे यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। पंजीकरण का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार एक्शन में जरूर आई है, लेकिन जो यात्री बिना पंजीकरण के रुद्रप्रयाग में रोके जा रहे हैं, उनकी पंजीकरण की भी व्यवस्था रुद्रप्रयाग में ही सरकार कर दे तो वहां के स्थानीय व्यापारियों को भी व्यापार करने का मौका मिलेगा, जिससे ना तो यात्री को परेशानी होगी और ना ही व्यापारियों को। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। जी हाँ, तो बिल्कुल टेंशन 4 धाम, क्योंकि 3 मई से 4 धाम की यात्रा तो शुरू हुई। तो पहले जहां एक तरफ पंजीकरण को लेकर समस्याएं हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो फर्जी पंजीकरण हो रहा है उसको लेकर कई समस्याएं आ रही थी। ऐसे में आज एक नया सिस्टम लागू किया गया है, टोकन सिस्टम, यानी कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें टोकन दिया जाएगा। जिनका पंजीकरण होगा उनको टोकन दिया जाएगा। श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, लाइन में लगेंगे और बाबा केदार के दर्शन करेंगे। हालांकि ये कितना सफल हो पाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कई अव्यवस्थाएं जो हैं इस 4 धाम की यात्रा में लगातार देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालुओं को खासकर कई परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, और आज हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पवन तोमर जी भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
राजेंद्र चौधरी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में करूंगी राजेंद्र चौधरी जी आपसे, क्योंकि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको, और चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना, और साथ ही साथ जो टोकन सिस्टम आज लागू हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी, क्योंकि के न्यूज में पहले भी हो चुकी हैं चार धाम को लेकर जी, और चार धाम यात्रा पे इस सरकार की ना तो कोई तैयारी थी ना आज है, और लगभग 50-60 लोग वहां मारे जा चुके हैं, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ एक्सीडेंट में, कुछ जानवर मर गए, और सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जी, मैंने पहले दिन कहा था ये आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर चारधाम यात्रा है। सरकार, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, बद्री केदार बोर्ड, गढ़वाल मंडल विकास निगम, पूरा शासन प्रशासन, ये सब निजी व्यापारियों, निजी टूर ऑपरेटरों, और यहाँ तक के जैसे एक दिन पीसी थपलियाल जी ने ये जानकारी दी थी, पर चिकित्सा की जो जिम्मेदारी है वो भी एक एनजीओ को दे दी। ये सब कारण पर्याप्त हैं ये कहने के लिए कि चार धाम यात्रा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है जी, और ना इसे गंभीर होना है। कारण है उसका, मैं बताता हूँ। ना तो सरकार ने कोई अपनी रोडवेज की बस की व्यवस्था की, ना कोई नजदीक के किसी राज्य से ली, ना स्वास्थ्य की, ना वहाँ सैनिटेशन की, ना वहाँ यात्रियों के जो टोकन सिस्टम है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पुलिस काउंटरों पे फर्जी टोकन भी बनाए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार से उम्मीद करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि सरकार पे वोट, ना तो चार धाम यात्रा की असफलता से उनकी वोट प्रभावित हो रही, ना वहां महिलाओं के लिए सैनिटेशन प्रोवाइड करने से उनकी वोट प्रभावित हो रही। उनकी वोट का जो क्राइटेरिया है वो शब्दों का बाण है। ठीक है राजेंद्र जी, मैं विस्तार से इस पर आगे बातचीत करूंगी। पहले मैं सबकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। पीसी थपलियाल जी, आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं को समस्याएं हो रही हैं, के न्यूज भी लगातार इस मुद्दे को अपनी हर एक डिबेट में उठा रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप, और टोकन जो सिस्टम लागू किया गया है इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, अनुभवहीन नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है, और अनुभवहीन नेतृत्व जनता की देन है। अब जनता भुगते और दीवालों में सिर मारे। अब क्या किया जाए? इन लोगों ने, इनके जो हमारी चारधाम यात्रा है ये पूरी तौर से मिसमैनेज हो चुकी है। अब वो कभी मतलब कुछ निर्णय ले रहे हैं, कभी कुछ निर्णय ले रहे हैं। और सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय आपने देखा होगा कि जब उन्होंने दो मंत्रियों को, एक मंत्री को बद्रीनाथ का बना दिया, दूसरे को केदारनाथ का बना दिया, और जब ग्राउंड में जाते हैं आप तो ग्राउंड में ही एक आदमी, दो आदमी होते हैं जो मदद करने के लिए होते हैं। भाजपा के प्रवक्ता बड़े जोर जोर से बोलते हैं कि हमने ड्रोन लगा रखे हैं, ड्रोन से देख रहे हैं, तो ड्रोन से इनका असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर पूरे चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री तक ड्रोन से देखते हैं और कर कुछ नहीं पाते। यानी आज स्थिति ऐसी भयावह हो गई है कि उत्तराखंड का नाम बिल्कुल दाग लग चुका है, शर्मसार हो चुका है, और हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस तरह से इन लोगों ने कर दिया है। ठीक है थपलियाल जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। मैं अभी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं ले लूं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कमियां खामियां हैं और आखिर क्यों हो रही हैं, जब आप लगातार इस बात को कह रहे थे कि आप प्रतिबद्ध हैं श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए, और बहुत ही कोई किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इस पर मैं आराम से चर्चा करूंगी। हमारे साथ हेमा जी भी जुड़ी हुई है। हेमा जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 2 वर्ष बाद जिस तरह से यात्रा शुरू हुई है उसको लेके सरकार कितनी सजग है ये तो दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है सरकार। जिस तरह से अव्यवस्थाएं अब इनके नियंत्रण में नहीं है, और जो मुझे लगता है कि जिस तरह से पर्यटन मंत्री बनाए हैं तो वो एक अनुभवहीन व्यक्ति को शायद बनाया गया है, कि जो अपने बयानों में भी कहते हैं कि अगर उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि जो मौतें हो रही हैं वहां पर जो है
मौतें इसलिए हो रही हैं, वहां पर मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। और अगर जानवर मर रहे हैं तो पर्यटन मंत्री जी कहते हैं कि उनके पेट में गैस बन रही है, तो वो मालिकों की गलती बताते हैं। तो भाजपा सरकार पूरी तरह से इस बार चार धाम यात्रा में फेल है, जहां जिसका भुगताना खामियाजा जो है प्रदेश के साथ साथ बाहर से आए श्रद्धालु भी भुगत रहे हैं, और पूरे सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगातार जिस तरह से ये इनके उलझुल बयान हो रहे हैं, लेकिन यात्राओं पे और श्रद्धालुओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से अभी ऋषिकेश में बेहोश हो गए, लाइनें इतनी लंबी लंबी है टोकनों के प्रति, जो टोकन इन्होंने सिस्टम शुरू किया है, क्या इन्होंने कोई अवेयरनेस किया था यात्रियों के लिए? नहीं किया, टोकन सिस्टम शुरू कर दिया। अब वहां पर इतनी लंबी लंबी लाइनें कि 4-5 यात्री कल बेहोश हो गए धूप में खड़े खड़े। इस तरह से सोनप्रयाग में ये यात्रियों को रोक रहे हैं, तो इनका जो है कंट्रोल ही नहीं है। जो इन्होंने जो एटीएम होती है, वो पानी की जो मशीनें लगाई हुई हैं, वो सिर्फ लगाई हुई है, उनमें कोई वो काम नहीं कर रही है। गंगोत्री धाम की बात मैं ये कर रही हूँ कि वहां पर वो मशीनें भी नहीं काम कर रही हैं। तो इनका सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिसमें इनका ध्यान नहीं है। चाहे ये 2 मंत्री अपॉइंट करें, चाहे कितने पर्यवेक्षक लगा दें, लेकिन इनके हाथ से ये बात निकल चुकी है और अपनी ये व्यवस्थाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है माँ जी, वापस आएंगे आपके पास। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता है। पवन जी, अब सवाल आपसे ही, क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपने ये जिम्मेदारी ली थी और लेनी भी चाहिए क्योंकि आप सत्ता में हैं, कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना काल में 2 साल तक ये यात्रा बाधित रही, व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ, श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तमाम तरीके की दिक्कतें थी। इस साल लोगों को उम्मीदें थी, व्यापारियों को उम्मीदें थी कि यहाँ पर अब चीजें बेहतर होंगी, श्रद्धालु आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी इनकम होगी, और श्रद्धालुओं को ये विश्वास था कि हम चारधाम की यात्रा करेंगे तो हम सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे, और ये जिम्मेदारी आपने ली थी। कहाँ है ये जिम्मेदारी? क्यों निर्वहन नहीं हो पा रहा है इनका ठीक तरीके से, और आखिर क्यों लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि अभी हेमा जी कह रही थी कि पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। जी मैडम, एक तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं के न्यूज का, क्योंकि आपने एक अहम मुद्दा जो चल रहा है उत्तराखंड में, उस पर आपने आज डिबेट जारी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, पिछले 2 सालों से कोरोना काल के समय हमारी यात्राएं बंद थी, और इस वजह से श्रद्धालु उत्तराखंड में नहीं आ पा रहे थे। दैवीय आपदा थी, दैवीय आपदा के कारण ये स्वाभाविक था क्योंकि सारी चीजों पर प्रतिबंध था। और अब की बार यात्रा सीजन शुरू हुआ है, श्रद्धालुओं में अति उत्साह है, और अति उत्साह होने के कारण ज्यादा संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, व्यवस्थाओं का सवाल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं और आप अब व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे उनके लिए? नहीं, मेरी पूरी बात सुन ली मैडम। मैं कह रहा हूं लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, व्यवस्था दुरुस्त उनके अनुरूप बराबर की जा रही है। देखिए, चाहे वो होम स्टे हो, दीनदयाल उपाध्याय स्टे होम हो, सड़कों का जाल हो, ताकि टनकपुर रेल हो, ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं ताकि यहाँ पर पर्यटक बढ़े। जहां तक सवाल पर्यटकों का है, जो पिछले बार में 14 लाख पूरे सीजन में पिछले 2 सालों से पहले यात्री आए थे, अब की बार आपको यह भी मालूम होगा कि 1 महीने के अंदर 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 13 लाख 1 महीने में। अभी सीजन बाकी बहुत पड़ा है। तो जहां तक ये सवाल आया है कि अव्यवस्था को लेकर के, ये इनका कहना है व्यवस्थाएं जनता के अनुरूप बराबर बनाई जा रही, जहां कमी लग रही है वहां उनको दुरुस्त किया जा रहा है। ऑलरेडी पानी की व्यवस्था है वहां पर, यह कहना बिल्कुल गलत है, मैं सिरे से नकारता हूं। पानी की व्यवस्था है, होम स्टे की व्यवस्था है। हाँ, यात्रा जब शुरू होती है तो अति उत्साह के कारण यात्री आ रहे हैं, उनको देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए, और यहाँ पर जितने यात्री बढ़ रहे हैं उन पर व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। अभी आपने जैसा कि मैंने कहा है की यात्रा में देखिएगा, गंगोत्री धाम के रास्ते में सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, हम तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। आज का हिंदुस्तान अखबार भी देखिएगा। आप आम पार्टी तो हमेशा गलत बोलती है, इसलिए आपको लोगों ने नकार दिया। आपका खत्म है मामला, आपको आम आदमी पार्टी से लगता है। चलिए पवन जी रुक जाइए। आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, आम जनता भी झूठ बोल रही है, इसे साफ सच बता रहे हैं।
असल में क्या है कि पवन जी आप पैदल यात्रा करिएगा। रुक जाइए। अच्छा पवन जी, हेमा जी रुक जाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। पवन जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना है चार धाम की अव्यवस्थाओं को लेकर? जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो वहां से श्रद्धालु सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ आज जो टोकन सिस्टम लागू किया गया है इसको लेकर भी क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, ऐसी चारधाम यात्रा को लेकर के जिस प्रकार का माहौल सोशल मीडिया पर बनाया गया है, उसने राज्य में यात्रा को लेकर के एक अजीब सा पैनिक क्रिएट कर दिया है जी। और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से यूट्यूबर्स और ये जो छोटे छोटे रील्स वगैरह बनाए, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करने वाले, मतलब हाई गाइज टाइप जी, जो क्राउड वहां पहुंच रहा है, और वहां वो जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के इशू क्रिएट कर रहा है, उसने जो यात्री है उनके मन में भी और जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के भी एक अजीब सी मैं कह सकता हूं कि इसमें लोगों के मन में एक अजीब सी दुर्भावना सी पैदा कर दी है। हालांकि इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के उत्तराखंड की सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है। जैसी मैं पिछले ही महीने आप ही की इस डिबेट चैनल पे डिबेट में था जी। और मैं अभी बद्रीनाथ की यात्रा कैसे लौटा हूं जी। और मैंने तब भी ये बात कही थी कि निसंदेह उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का कार्य दिखाई दे रहा है। ऑल वेदर रोड बहुत शानदार तरीके से है। मैं बद्रीनाथ तक गया, मैं उस पहाड़ी सीमांत जिले का रहने वाला हूं और मैंने यहाँ की सड़कों की स्थिति देखी है। और अब जब मैं बद्रीनाथ गया तो इस बार जो सड़कों की स्थिति थी वो मुझे चौंकाने वाली थी। शानदार सड़कें, हालांकि कहीं कहीं पर काम अभी गतिशील है, लेकिन अधिकांश काम बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। लेकिन जब हम अपने चार धाम में पहुंचते हैं तो चार धाम में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य के लेकर के हो, पेयजल के लेकर के हो, या वहाँ पर आवास को लेकर के, क्योंकि यात्री एक दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, या वहाँ चार धाम तक पहुँचने के लिए आपने जो तमाम सुविधाएं बनाई हैं, जिनको लेकर के सरकार ने दावे किए कि हम हेली सेवा दे रहे हैं, हमने घोड़े खच्चरों की सेवा व्यवस्था बनाई है वहाँ पे, या पर्यटन विभाग की वेबसाइट बनाई गई है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके आएँ, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूँ कि ध्वस्त हो चुकी हैं एक तरीके से। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड पुलिस के मुखिया ने इस बात को स्वीकारा है कि चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और झारखंड और बिहार के लोग ये फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके 80 से ज्यादा मामले पकड़ में भी आए हैं। ठीक है, खच्चर, घोड़े खच्चरों को लेकर के जो चीज अभी बड़ी चर्चा में है कि एक बड़ा घोटाला निकल के आ रहा है गद्दी को लेकर के, और जो बात आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्राउड ज्यादा आ रहा है। तो अरे भाई साहब, आपके मंत्रियों ने तो ये बात खुद यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले ही कहनी शुरू कर दी थी कि इस बार बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ आएगी और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, और हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पर्यटन मंत्री, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, गवर्नर, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, 5-5, 6-6 मंत्रियों ने चारधाम यात्रा की बैठक ली है जी, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक ली। जैसी मैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से हूं और हमारे गढ़वाल में गढ़वाली भाषा में एक कहावत है, लोक कहावत है कि ज्यादा बिरावमा मूसानी मर्यादा। इसका अर्थ ये हुआ, बिरावा माने बिल्ली, जहां ज्यादा बिल्लियां होती हैं वहां चूहे नहीं मारे जाते। तो ये जो 6-6, 7-7 बैठकें हुई चारधाम यात्रा को लेके, और उस यात्रा का हस्र क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। ठीक, तो व्यवस्थाएं, मंदिर समिति कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में अपने, और खासकर 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ का ज्यादा जिक्र आ रहा है, और बीकेटीसी के अंतर्गत यही 2 मंदिर भी आते हैं। लेकिन इन दोनों मंदिरों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो एक आचरण नियमावली होनी चाहिए, जो हमारी पुरातन पद्धतियां हैं, सनातन पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, तो उनको लेकर के जो चीजें होनी चाहिए
उनको लेकर के कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, और यही कारण है कि आज खामियाजा उसका हम भुगत रहे हैं। और इसमें सबसे नेगेटिव रोल जो मैं देख रहा हूं इन 4 धाम में, तो यूट्यूबर्स और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो हाई गाइज टाइप लोग पहुंच रहे हैं, इन लोगों ने मचा रखी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये यूट्यूब, ये ब्लॉगर्स वाले जो लोग हैं, ये भी इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे अब लोग पैनिक करने लगे हैं। कुलदीप जी, वापस आएंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं टेंशन 4 धाम, और टेंशन इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उनके छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बीजेपी का मिशन पूर्वोत्तर, हर शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं टेंशन 4 धाम, जहां पर 3 मई को 4 धाम की यात्रा शुरू हुई, और इसकी तैयारियां हालांकि आपको बता दें कि बहुत पहले से चल रही थी। लगातार ये बातें कही जा रही थी कि इस बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु जो हैं वो, श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है वो देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड जो है वो टूटेंगे। लेकिन इस बार रिकॉर्ड जरूर टूट रहे हैं, श्रद्धालु जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं भी उतनी ही देखने को मिल रही हैं। और लगातार हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और सीधे पवन जी का रुख करेंगे। पवन जी, आपको क्या कुछ कहना है? आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए एसी जी, मैं पहले भी कहा हूं कि 4 धाम यात्रा को लेकर के सरकार पूरी तरह से पहले से सजग थी जी, और सजग है। क्योंकि अगर सजग ना होती तो हम होम स्टे योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती इससे मिल रही है, जो हमने होम स्टे बनाई है। ट्रेकिंग मार्ग पर भी हमने होम स्टे की प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया है। दीनदयाल उपाध्याय जो हमारी योजना है, उसमें हमने सब्सिडी दे करके व्यापारियों को इसकी व्यवस्था की है। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि पिछले बार जो पूरी यात्रा, पूरे सीजन में 14 लाख यात्री यहां पर पधारे हैं, वो मात्र एक ही महीने में 13 लाख यात्री यहां पर आ चुके। अभी पूरा सीजन खाली पड़ा है। और जहां तक सवाल फर्जीवाड़े का आया है सामने, जैसे कि हमारे अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है, जहां पर यह व्यवस्था हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और उनकी तरह से पूरी तरह से कार्रवाई की गई है। लेकिन हमारे विपक्ष गणों का, मित्र भाइयों का भी ये जो है फर्ज बनता है कि अपने उत्तराखंड को लेकर के किसी प्रकार की कोई भ्रांतियां ना फैलाते हुए उसमें सहयोग करना चाहिए। जहां ऊंच पटल है वहां पर आप अपनी बात रखें ताकि उस पर सुधार किया जा सके। लेकिन इंस्टाग्राम, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो अपनी आईडी हो, उस पर आप इस तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए। यहाँ पर मत आइए, यहाँ तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, अस्त व्यस्त हो गई है, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इससे उत्तराखंड की जो है बदनामगी करने में जो विपक्ष लगा हुआ है, ऐसा ना करते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ आप बताएं ताकि उस पर कार्य किया जा सके। जैसे कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि यहाँ पर हर तरह से कोई व्यवस्था है ही नहीं। वापस आती हूँ मैं आपके पास। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेंद्र जी, मैं अपने साथी पवन तोमर जी से पूछना चाहता हूँ जी कि राज्य सरकार ने, अगर जैसा आपने अभी बयान दिया कि वहाँ 14, 13 लाख, 12 लाख लोग आ गए,
तो राज्य सरकार की जो तैयारी थी वो कितने लाख लोगों की थी? वही राजेंद्र जी, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर राज्य सरकार की तैयारी ना होती, जो पूरे सीजन में कार्य हुआ वो 1 महीने में कर लिया। ये राज्य सरकार की तैयारियों के आधार पर ही तो हुआ। अरे याशी, कैन आई स्पीक? यस यस। एक भी बस राज्य सरकार ने नहीं लगाई, मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पवन जी जवाब दीजिए। 15 लाख लोग आए हैं 1 महीने में, तो 50,000 लोग रोज आना है, और 50,000 में कम से कम 20,000 महिलाएं और बच्चे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, आप इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बस नहीं लगाई गई है बच्चों के लिए। मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से हेली सेवा उत्तराखंड में अब की बार प्रोत्साहित की है। देखिए, मैं राजेंद्र जी, मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर मैं खुद यात्रा करके आया हूँ। आप तैयार हो तो आपको भी यात्रा करके दिखाऊंगा। वहाँ पूरी की पूरी तरह से नाम हो। अगर आप ऐसा नहीं है राजेंद्र जी, सरकार व्यवस्था करेगी तो उत्तराखंड का नाम होगा। सरकार आपकी है, हमारी सरकार नहीं है। राज्य सरकार पूरी व्यवस्थाओं के साथ उतरी हुई है। राज्य सरकार को जहां कमियां दिख रही हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है। और राज्य सरकार में मैं खुद यात्रा करके आया हूँ, और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक-चौबंद है। तो पवन जी बात बताइए, क्या आपको अलग सुविधाएं मिल रही हैं, राजेंद्र जी को अलग सुविधाएं मिल रही हैं, हेमा जी को अलग मिल रही है, थपलिया साहब को अलग मिल रही है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जहां, रुक जाइए पवन जी, रुक जाइए, आप आ रही हूं मैं आपके पास। पवन जी मुझे जरा बताइए, जब राजेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि भाई बस नहीं चल रही है, यहाँ पर हेमा जी इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि भाई पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, गंगोत्री धाम जाने के लिए रास्ते में जितनी भी मशीनें वो खराब पड़ी है, तो क्या वो झूठ बोल रही है जब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आप एक बार देखिए तो, या आपको अलग से कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है? आपको सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, बाकी लोगों को नहीं मिल रही है। अगर लोग कह रहे हैं तो आप इन बातों को मानिए, और आप ये मानिए कि हम जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई भी अव्यवस्था है। येसी जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, ये सुनी सुनाई बातों पर यहाँ बोल रहे हैं। धरातल पर जाकर के, भौगोलिक स्थिति पर जाकर के अगर देखेंगे तो वास्तव में आप पहले से कई गुना व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाएंगे। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, जहां कहीं कमी मिल रही है उसको साथ के साथ दुरुस्त किया जा रहा है, उसका कार्य किया जा रहा है। जिससे कमी आई है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, उस फर्जीवाड़ा को लेकर के हमने कार्रवाई की है और पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। जहां हमें कमी मिली है उस कमी पर हमने जो है कार्रवाई की है। जहां जो पैदल यात्री यात्रा कर रहे हैं लोग, उनके साथ में जो व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे घोड़े की हो चाहे वो खच्चरों की हो, उनको बढ़ाया गया है। और व्यवस्थाओं को देखकर, भीड़ को देखकर और ज्यादा उन पर गौर किया जा रहा है और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसकी बराबर मॉनिटरिंग हो रही है। जहां कमी हो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। जैसे कमी सामने आ रही है उन पर कार्य किया जा रहा है। जैसे मैं फिर दोबारा से यही कहूंगा कि एक कमी आपके फर्जीवाड़े के सामने आई, उस पर सरकार बिल्कुल सजग रही, अलर्ट रही, उस पर कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई को करते हुए हमने उनको जो है प्रतिबंधित किया और उनको सजा के लिए एफआईआर दर्ज की गई। जहां तक सवाल है व्यवस्थाओं को लेकर के, छोटी छोटी व्यवस्थाएं मैं मानता हूँ कहीं रह गई है, तो उन पर कार्य किया जा रहा है। जहां तक ठहरने की व्यवस्था है, पिछले की व्यवस्था है, उन पर पहले कहीं होम स्टे योजना नहीं थी, जो अब की बार चालू हुई है। ट्रेकिंग मार्गों पर भी होम स्टे कहीं योजना नहीं थी, अब की बार उसको शुरू किया गया है। दीनदयाल, अरे भैया, अरे भैया, पहली बात तो यह है कि जब मैं बोलता हूँ आप पैदल यात्रा करके देखिए, की क्षमता रखिए। हेमा उन्हें बोलने दीजिए। आप गई, जवाब सुन लीजिए, सुनना भी पड़ेगा आपको। अगर आप सवाल कर रही है तो सुनना भी पड़ेगा। सुन लीजिए हेमा जी, थोड़ा धैर्य रखिए। हेमा जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए पवन जी क्या कह रहे हैं। 4 धाम यात्रा से बड़ी कोई यात्रा है क्या उत्तराखंड के लिए? तो आपके पर्यटन मंत्री क्यों विदेश भाग गए? क्यों नहीं? अरे ये यात्रा शुरू हो रही थी तो विदेश भागने की क्या जरूरत थी? ये आपसे पूछा जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? नहीं पूछा गया, क्यों नहीं जाएगा? ये बताएंगे क्या? 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जो पूछ रही उसका जवाब दे रहा हूँ। इल्जाम लगा रहे हो, जो आप घोड़ों के मालिकों पूछ रही उसका जवाब दे रहा हूँ। जब 2 साल कोरोना के काल में बोल रही हो, क्या
साल 2 साल कोरोना के टाइम में उन्होंने अपने घोड़े को खिलाया नहीं होगा, ज्यादा मत करिए, क्या खिलाया नहीं होगा उन्होंने? आप देखिए ना, सच बोलते हैं आप इतना बड़ा ये पोछा लेके मत जाइए। और मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आपने मंत्रियों को बोलिए पैदल यात्रा करके देखे, वहाँ की व्यवस्था को भैया पैदल यात्रा करके देखिए, घोड़े चल रहे हैं, वहाँ पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं। बुला रहा हूँ, अरे मैं खुद भोगी हूँ, मैं खुद जाके देखा है मैंने वहाँ की व्यवस्था, इसलिए मैं डंके की चोट पे बात कर रही हूँ कि वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आप क्या व्यवस्थाएं, क्या खराब हुई आप बताइए तो सही। केदारनाथ रोड पे जो शौचालय बने हुए हैं वो पहले से क्षतिग्रस्त हो गए, कि यात्रा शुरू होती है वो क्षतिग्रस्त हो गए। जो लाइटें लगी हुई है, मैं ये भीमबली में रोड पे जो लाइटें लगी है उनमें लाइटें काम नहीं कर रही हैं, घोड़े अंधेरे में जा रहे हैं, इसलिए वो घोड़े फिसल फिसल के भी मर जाते हैं। लेकिन इल्जाम आता है कि आपको वीडियो लाइव भेजूं, आपको वीडियो लाइव भेजूं आके, मेरे पास है वीडियो लाइव, दिखाइए तो आप उसको ओपन तो करिए। भीमबली में जो मशीनें लगी हैं भैया पानी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर के इस उत्तराखंड को बदनाम मत करिए। एक बात बताइए, आपके मंत्री बोल रहे हैं कि जो है ये घोड़ों को खाना नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए, 2 साल जब कोरोना काल के थे तब क्या आप लोगों ने क्या खाना खिलाया था? क्या भाजपा वालों ने खाना खिलाया था? क्या उनको आपने खिलाया है? आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया क्या? हम तो इल्जाम भी नहीं दे रहे ना, आप तो मालिकों पे इल्जाम दे रहे हो, क्योंकि अरे हमने इस उत्तराखंड के लिए कुछ किया है तो तभी तो उत्तराखंड वासियों ने हमें सत्ता में पहुंचा है। आप लोग तो इंतजार कर रहे हो ना, आप लोग ये आपको किसी के मन में रुक जाइए, जवाब सुन लेने दीजिए। पवन जी भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है उनका जवाब देना भी। पवन जी वापस आऊंगी मैं, हेमा जी रुक जाइए, वापस आएंगे आपके पास। हेमा जी पूरी तरह से हम जानते हैं कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, और उन परेशानियों को देखते हुए हम अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। जहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ कमी छोटी छोटी आ रही है। राजेंद्र जी रुक जाइए, राजेंद्र जी के पास आएंगे हम। पवन जी रुकिए, अगर लाइट पवन जी रुक जाइए, राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद थपलिया साहब मैं आपके पास आऊंगी। राजेंद्र जी, हेमा जी रुक जाइए। आपके जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वही बड़ाई कर रहे हैं। मैं पवन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड के नागरिक की हैसियत से, ना कि किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हुए। जी पवन जी आप ये बताइए, क्या 10 दिन के अंदर राज्य सरकार इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकती है? क्या आप ये वचन देने के लिए यहाँ अधिकृत हैं, या आपको उम्मीद है, आशा है कि 10 दिन में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? देखिए राजेंद्र जी, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? आपने अभी देखा कि एक कमी सामने आई कि फर्जीवाड़ा जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत हो रहे हैं। सरकार ने तुरंत संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो चीजें सामने आ रही हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। अभी आपने कहा कि लाइन जो है बहुत बड़ी है, सीनियर आदमी हो और लाइन बड़ी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, व्यवस्था शुरू की है ताकि श्रद्धालुओं को एक आराम से दर्शन हो सके, धक्का मुक्की ना हो। इसी तरह से जो सामने आ रही है उन चीजों को दुरुस्त करने में सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। अभी आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है, सरकार को लाला की दुकान नहीं है कि कह रहे हो कि व्यवस्था पूरी तो कर रहे हैं। सामान मंगा लिया। नहीं राजेंद्र जी, ये कैसे कह सकते हो आप आप पूरी व्यवस्था नहीं कर रहे हो? सरकार ने पीने के, देखो पवन भाई 1 मिनट मेरी बात सुन लेना। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा, मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ जो सबको अच्छी लगेगी और सही बात होगी। राज्य सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, नंबर 1। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वहां टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं की, नंबर 2। राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं की, नंबर 3। और राज्य सरकार ने यात्रा को व्यवस्थित नहीं किया, चूंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में 8000 से ज्यादा लोगों के प्रतिदिन ठहरने की व्यवस्था नहीं है, दोनों जगह मिला के, और यात्री जा रहे हैं वहां लगभग 30,000। तो व्यवस्था है कहाँ? आपने गाड़ी एक नहीं लगाई, आपने पुलिस को टोकन दे दिया। मैं फिर आपको वही बात बता रहा हूँ, अगर राजेंद्र जी व्यवस्था ना होती, कह दो मेरी बात गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर व्यवस्था ना होती तो 13 लाख श्रद्धालु 1 महीने में दर्शन कैसे कर लेते?
आत्मनिर्भर अगर ये व्यवस्था न होती निजी ये कैसे कर लेते हैं? अभी आपके पास मुझे लगता है पवन जी दर्शन कर लेते हैं, आप इसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? जरा मुझे राजेंद्र जी रुक जाइए, एक मिनट राजेंद्र जी रुक जाइए। पवन जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि 1 महीने में 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया, ये कैसे हो पाता? दर्शन कैसे हुए ये भी आप जानते हैं ना, अव्यवस्थाओं का तांता लगा है। जो लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं, बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, व्यापारी अलग आपसे नाराज चल रहे हैं, आज प्रदर्शन किया गया है और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। नेहा जी, व्यापारी अपनी डिमांड वो एक अलग तरीके की डिमांड है। मैं अगर आज एक मिनट रुकिए पवन जी, रुकिए इसको आप कैसे आंक रहे हैं जरा मुझे बताइए। मैं अगर आज केदारनाथ धाम जाती हूँ तो आप ये इंक्लूड कर लेंगे कि यशी शुक्ला जो है वो केदारनाथ धाम आई थी, लेकिन उनको क्या समस्या हुई, क्या परेशानी हुई, इस पर आप बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये इंक्लूड कर रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। यशी जी, मैं आप मेरी बात पर शायद गौर नहीं कर रही। मैं बार बार आपकी बात पे गौर कर रही हूँ और आप एक ही बात कह रहे हैं। पहली बात तो आप कुछ नया नहीं बता रहे, ना कुछ आप अलग बता रहे, ना ही आप इस बात की गारंटी ले रहे कि भाई आगे व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। आपने एक बात कही है कि व्यवस्था हो रही है, जैसे कि यशी जी मैं फिर अपनी बात पे आ रहा हूँ। व्यवस्थाएं जहां दुरुस्त नहीं है, जिसमें कमी लग रही है, उसको तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिया है और वो उदाहरण सटीक यह है कि आपके चैनल के माध्यम से, लोगों के कहने के माध्यम से और हमारे अधिकारियों के माध्यम से जब ये पता लगा कि वहां इस रजिस्ट्रेशन में घपलेबाजी हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, तुरंत कार्रवाई की गई। जहां लगता है पानी की पीने की यहाँ टंकी 1 नहीं 2 चाहिए, वहां तुरंत उस पर विचार किया जा रहा है और रखी जा रही है, बढ़ाई जा रही है। आपको बता रही कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। ठीक है पवन जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। थपलियाल जी कुछ कहना चाहते हैं। थपलियाल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शुरू में ही जब ये बता दिया गया था कि रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग के व्यापारियों में आक्रोश है, तो ये लोग जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं, रात भर क्या 4 दिन भी ये करते रहेंगे, सेम चीज बोलते रहेंगे। बेसिक समस्या जो आई है उसको हमें समझना होगा, क्योंकि जब अभी आप देखिए भाजपा का प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब होम स्टे, इनको पहली बार होम स्टे बोल रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि तिवारी जी ने और जब हमारे जनरल टीपे साहब थे उनकी ब्रेन की उपस्थिति है, उन्होंने बाकायदा लोन दिए थे ये होम स्टे के लिए। सुंदर ढंग से उन्होंने इस सिस्टम को समझा था कि होम स्टे रिक्वायर्ड है। लेकिन धीरे धीरे इवन जो पैकेज टूर थे, अगर मैं भाजपा के प्रवक्ता को मत पूछूंगी ये पैकेज टूर क्या होता है तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पैकेज टूर 4 धाम यात्रा की रीढ़ की हड्डी होती थी। उस समय जब 4-5 जब पैकेज टूर यात्री पकड़ लेता था तो निश्चिंत हो जाता था, उसको ये नहीं मालूम कहाँ ठहरना, सब कुछ गढ़वाल मंडल के उस पैकेज टूर की जिम्मेदारी होती थी। 4 धाम से लाकर और फर्स्ट क्लास ढंग से उनको विदाई दी जाती थी। ऋषिकेश में बाकायदा गढ़वाल मंडल के जूस पकड़ाए जाते थे उनको। अब इस समय ऐसा होता है जब बंदरों की टोली उछल कूद मचा रहे और उछल कूद मचाकर वो कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं तो जो अनुभव होता है, रजाई के अंदर लेट जाओ, वहीं से अनुभवी व्यक्ति डायरेक्शन देता है कि वहां पे कमी है, वहां पे कमी है। आज जो पूरा टूर है, जो ये बोल रहे हैं कि 13-14 लाख लोग निकल गए हैं, ये प्राइवेट टूर्स के हाथों से निकले हैं। अब प्राइवेट हाथ, क्योंकि सरकार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इनके हाथ तो खाली है। रजिस्ट्रेशन के अलावा क्या करेंगे, क्योंकि नीचे भी अगर जो मैं बोला ना कि वर्किंग फोर्स है ही नहीं मैडम, वर्किंग फोर्स कहाँ है इनके पास? पूरी चेन बनी हुई है, मतलब मंत्री और इंजीनियर नीचे जाकर एक जेसीबी वाला। मतलब प्रॉब्लम हमारी इतने अनएम्प्लॉयड यूथ है, इतने फौजी हैं, ये किसी से मदद नहीं लेना चाहते। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल टूरिज्म माननीय पांगती जी मौजूद हैं। जब मैंने कल उनसे पूछा तब उन्होंने बताया था कि कितने तरह के टूर हैं, किस तरह से वे संचालित करते थे हरिद्वार ऋषिकेश में जब टूर्स आते थे। मैं बाल पकड़ के रह गया कि अभी इस समय ऐसे अहमी रावण बैठे हुए हैं, वो किसी से पूछना ही नहीं चाहते, बल्कि आपस में ही एक दूसरे से सर फोड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री को देख पा रहा, वो दूसरे मंत्रियों को रख रहा है। इस तरह से गढ़वाल मंडल कमिश्नर क्या करे, जो जिसके हाथ में मेन जिम्मा है,
मतलब अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और ये बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है। अब वो बद्रीनाथ केदारनाथ जी के हाथों में है कि किस तरह से इस यात्रा को सफल करें यात्री स्वयं में। क्योंकि अभी बोल रहे साहब हम जहां पे 1 टंकी थी 2 टंकी, वो ऐसे ही बोला जा रहा है। धुप्पल में 2 टंकी 3 टंकी लोग अपना मिनरल वाटर पी रहे हैं। नहीं धुप्पल में देखिए, सुनिए, देखिए ये धुप्पल में हम कभी भाजपा वाले नहीं बोलते। धुप्पल में बोलने वाले कोई चोर लोग हमेशा आप धुप्पल में तो प्रधानमंत्री भी बोलता है। देखिए क्या बात करते हैं धुप्पल में, अगर धुप्पल में बोलते, आपके मीडिया पर्सन भी बोलते हैं भाई साहब, अगर हम धुप्पल, मोदी जी ने सड़क बना दी और इस आप, सड़क के कारण, अरे हम कल जा रहे थे उस सड़क पे, क्या स्थिति है हम जानते हैं उस सड़क की स्थिति को। अरे ये तो आप जिस पार्टी से आते हो उनके शीर्ष नेतृत्व भी स्वीकार कर चुके हैं वास्तव में प्रधानमंत्री जी के थ्रू बहुत काम हुए हैं। ये तो आप क्यों कह रहे हो? आपके नेतृत्व कह रहा है प्रधानमंत्री आपका नेतृत्व इस बात को, प्रधानमंत्री को इतना समय नेतृत्व कैसी बातें करते हैं। इनका प्रधानमंत्री तो सारे देश में लगा हुआ है काम करने पे, बाकी तो मिट्टी खोद रहे हैं। अगर उत्तराखंड से विशेष लगाव है तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे विशेष लगाव है तो राजधानी क्यों नहीं दे रहे? हमारी राजधानी 4 बेटे, अगर आज से ज्यादा लगाव कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्या लगाव है? वो अपना गुफा में बैठकर पूरे देश में पूरे सुनो, अगर आपके क्या विशेष लगाव है भाई? आप लगाव क्या है? सुनिए, पहले गुफा में बैठ करके अगर इस भगवान को याद कर लें तो इसमें आपको क्यों मैंने की जैसे देश में कुछ जो करेगा। अरे भाई जो कुछ हुआ वो तो पूरी उत्तराखंड की जनता देख चुकी है, इसीलिए हमें सत्ता में दोबारा से पहचान। सारे लड़के यहाँ का पानी और जवानी रो रहा है इनकी यहाँ का पानी लेकर, यहाँ की जवानी रो रही है जो चौराहे में खड़ी है आज। उनको एक पैसा नहीं मिल रहा है इस यात्रा से, ना वो 4 धाम जो ऑल वेदर रोड बनाने से 1 पैसा नहीं मिला। आपका काम हो रहा है घिसियाई, आपका काम हो रहा है घिसियाई बिल्ली। आप गुस्से में इसलिए हो क्योंकि आपको जनता ने पूरी तरह से नकार चुकी है वहां की उत्तराखंड की, तो घिसियाई बिल्ली कंबा नोचे वो वाली बात हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य देखिए अभी इसमें राजनीति करने का वक्त नहीं है कि उनकी पार्टी को जनता ने नकार दिया या आपकी पार्टी को जनता ने स्थान दिया, इस पर बातचीत करने का समय नहीं है फिलहाल। इस पर बात हम ये लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सुधारी कैसे जाएंगी। वापस आऊंगी मैं आपके पास, लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी आपको क्या कुछ कहना है? पवन जी की बातों से सहमत है आप? देखिए पवन जी राजनीतिक प्रवक्ता हैं जी, और सब अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। यहाँ हमें देखिए ऐसी हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ उलझन पैदा कर रही हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जो 4 धाम यात्रा की जो व्यवस्था है और 4 धाम यात्रा क्या है। पहली बात तो ये 4 धाम यात्रा जब शुरुआती दौर में थी अपनी, जब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चलती थी तो एक समय तो 4 धाम यात्रा के लिए जो निर्धारित रूट्स बना हुआ था जिसमें यात्री पहले आकर के कभी हरिद्वार में या ऋषिकेश में रुकते थे, दूसरे दिन वो बद्रीनाथ जाने के लिए जोशीमठ पहुंचते थे, या केदारनाथ जाने वाले यात्री रामपुर, फाटा, गुप्तकाशी, अगस्त मुनि यहाँ रुकते थे। इसी प्रकार से गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले यात्री भी पहुँचते थे। और फिर तीसरे दिन जो है जोशीमठ से गेट सिस्टम होता था, वो लोग बद्रीनाथ के लिए निकलते थे। यहाँ से केदारनाथ वाले यात्री दूसरे दिन पैदल यात्रा प्रारंभ करके केदारनाथ पहुँचते थे। तो इससे क्या होता था कि यात्रियों को वहाँ के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जो हाई लैटिट्यूड है उसके अनुकूल अपने आप को अनुकूलन, उनका जो शरीर था वो अपने आप को अनुकूलित कर लेता था। तो इससे स्वास्थ्य संबंधी अड़चनें नहीं आती थी। वर्तमान समय में 4 धाम यात्रा इतनी सुलभ हो गई है ऑल वेदर रोड बनने से कि यात्री जो है 8 से 10 घंटे में आपका बद्रीनाथ पहुंच जा रहा है। हेली सेवाएं होने से, वो तमाम सारी चीज़ें होने से यात्री सुलभ होकर के 1 से 1.5 दिन में केदारनाथ पहुंच जा रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री पहुंच जा रहा है। तो इससे स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा सा लड़खड़ा रही हैं। क्योंकि दूसरा यह है कि संसाधन ज़्यादा होने से कई बीमार यात्री जिन्हें कई हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें कई कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग भी ऐसे वहाँ पहुँच जा रहे हैं और वहाँ जो मौसम की समस्या है, वहाँ जो ऑक्सीजन की समस्या है, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें भी निकल करके आ रही हैं। दूसरा ऐसी हो क्या रहा है कि हमें ये बात समझनी होगी कि ये तीर्थाटन है, ये पर्यटन नहीं है। 4 धाम यात्रा हमारे तीर्थ हैं, ये पर्यटन स्थल नहीं है।
और यहाँ एक बड़ा हुजूम जो है वो पर्यटन के लोगों का पहुंचने का हो रहा है जी। जिनका तीर्थ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो यात्रा मार्ग पे जो आपको कष्ट होते हैं उनको ये आपकी तपस्या समझी जाती थी। हालांकि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सड़क की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था या जहाँ रोशनी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इन चीज़ों को सुनिश्चित करें। लेकिन अगर आप ये सोच के जाते हैं कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हमें 5 स्टार फैसिलिटी मिल जाए, हमें ये चीज़ें हो जाएं, अरे यहाँ ये भी नहीं है, अरे भाई यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिल रही है, यहाँ तो बड़ी महंगी कोल्ड ड्रिंक है, अरे यहाँ तो ऐसा भी नहीं हुआ, पंडित जी ने ये कर दिया, अरे तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें अलग अलग माध्यमों से जब लोगों तक पहुँचती हैं तो वही हालात बनते हैं कि जो व्यवस्था होती है पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। उत्तराखंड में भी यात्रा के हालात इसी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे हालांकि जिस प्रकार से पवन जी बता रहे हैं, निसंदेह मैं भी इस बात को मानता हूं कि सरकार प्रयास कर रही होगी। हम ये नहीं कहते कि सरकार प्रयास नहीं कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास हैं और जो भीड़ वहां पहुंच रही है वो, क्योंकि देखिए एक विषय है जिसे क्राउड मैनेजमेंट कहा जाता है और उत्तराखंड के लिए तो क्राउड मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है क्योंकि हमारे यहाँ कुंभ भी होता है। कुंभ और अर्धकुंभ, ये दो महाकुंभ और अर्धकुंभ, ये दोनों कुंभ हमारे उत्तराखंड के हिस्से में है। तो हमारा राज्य तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए कितना तत्पर होना चाहिए, इसकी तैयारियां किस तरह की होनी चाहिए, है ना, इसके लिए जो जरूरत और बुनियादी व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा पुलिस बल का मैनेजमेंट किस तरीके का होनी चाहिए। उत्तराखंड में अफसोस की बात यह है कि यात्रियों को उठा करके दर्शन कराने ले जाने का काम जो वहाँ डंडी कंडी ले जाने वाले हैं, जो उनके माध्यम से यात्रियों को ले जाने का जिनका रोजगार है, उनको छोड़ करके हमारे पुलिस के कर्मी कर रहे हैं। और पुलिस कर्मियों को जो कार्य करना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट का, इसलिए ये फेल हो रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पुलिस की आप वेबसाइट देखिए, पुलिस के फेसबुक पेज, सोशल मीडिया पेज देखिए, वो यात्रियों को कंधे में उठाते हुए ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पुलिस के जवानों ने यही काम करना है तो फिर जो वहाँ रोजगार के लिए जो घोड़े खच्चर लेकर के या जो कंधे में कंडी लेकर के उसमें यात्रियों को बिठा करके लेके जाते हैं जो सक्षम नहीं है उस तरीके से वहाँ पहुँचने के, अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए, मंदिर प्रांगण तक पहुँचने के, तो उन लोगों के रोजगार का क्या? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस प्रकार की बिल्कुल कुलदीप जी, अब यही आशा करते हैं कि अब आगे जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें और बेहतर किया जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतें हो रही हैं, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। और इसी पर बातचीत कर रहे थे तो भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि लगातार सुधार करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।